कर्नाटक की जनता को मैं दिल से अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾ। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಜೊತೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಜೊತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಬಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस सारा कुछ था। आरबीआई ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। लेकिन बात करेंगी कांग्रेस की, क्योंकि किसी ने इस मुद्दे पर अगर सबसे ज्यादा बात की है तो वो कांग्रेस ही रही है। तभी तो जैसे ही आरबीआई ने कहा कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, तो सबसे पहले कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन सामने आने लगे। श्रीनिवास बीवी ने तो राहुल गांधी के 2016 वाले ट्वीट की स्क्रीनशॉट शेयर कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। श्रीनिवास बीवी ने राहुल गांधी के जिस बयान का जिक्र किया है, उसमें तब राहुल ने प्रधानमंत्री से एक सवाल किया था, 1000 रुपए के नोट को 2000 से रिप्लेस करने से कैसे ब्लैक मनी जमाखोरी पर ब्रेक लगेगा। इसके साथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पहले सवाल किया कि एक सवाल जिसका जवाब आज भी देश जानना चाहता है। वही दूसरे ट्वीट पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए लिखा, प्रधानमंत्री का जवाब, मुझे मेरी गलती का एहसास करने में 6 साल लग गए। वही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने अब 2000 के नोट को बैन कर दिया है, उन्हें सबसे पहले इस देश की जनता को ये बताना चाहिए कि जब उन्होंने 2016 में 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाया था, तब उससे आखिरकार हासिल क्या हुआ। एक और ट्वीट में सिद्धारमैया ने लिखा, अगर 2000 के नोट को बैन ही करना पड़ा तो उसे 2016 में लेकर क्यों आए, अब बैन क्यों। नोटबंदी ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए होती है, लेकिन प्रधानमंत्री इसे अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, तथाकथित स्वयंसेवी विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। 8 नवंबर 2016 को तुगलकी फरमान के बाद इतने शोर शराबे से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। वही पवन खेरा ने लिखा, 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को परेशान करने के लिए वापस आ गया है। नोटबंदी का बहुत प्रचारित कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। पीएम मोदी ने 2000 के नए नोटों के फायदों पर राष्ट्र को उपदेश दिया। आज जब छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ। सरकार को इस तरह के कदम के पीछे अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार अपने जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के कठोर कदम पर सरकार से सवाल करेगा और इसे दुनिया में चिप की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। हालांकि इसके बाद भी खेरा रुके नहीं। उन्होंने एक और दूसरे ट्वीट में लिखा, अगर कर्नाटक हारने के बाद 2000 के नोट बैन कर दिए तो इस साल दिसंबर तक तो शायद सरकार 100 रुपए का नोट भी बैन कर देगी। एक और ट्वीट में खेरा ने लिखा, आरबीआई कुछ मित्रों की जानकारी के लिए ये भी साफ साफ बता दे कि 2000 का नोट चिप निकाल कर वापस करना है ये साबुत। एक और ट्वीट में तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद लिखते हैं, जो खुद अपने द्वारा छापा हुआ नोट 7 साल भी नहीं चला पाया, वो पूछता है कि 70 साल में देश ने क्या किया। बहरहाल इस मुद्दे पर पी चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना रिएक्शन दिया है और मोदी सरकार को घेरा है। अब हालांकि देखना होगा कि इस पर आगे कौन सी राजनीति होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर #RIP
2000 ट्रेंड कर रहा है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी ने उद्योगपति गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जांच पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट के जरिए गौतम अडानी को मिली क्लीन चिट पर सवाल उठाया है। उन्होंने 5 पॉइंट में सवाल भी दागे हैं। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस यह लगातार कहती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है उसका दायरा बेहद सीमित है और वह मुदानी घोटाले के सारे पहलुओं को सामने लाने में असमर्थ है और शायद अनिच्छुक भी है। फिर भी इस मामले पर 5 पॉइंट में हमारी टिप्पणी। मोदी सरकार के दावों के विपरीत कमेटी ने कहा है कि सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अभी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, जिससे लाभ प्राप्त करने वाले को बचने में सुविधा मिलती है। अडानी समूह द्वारा सेबी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में समिति किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है। क्योंकि उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए समिति का कहना है कि सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई है। अंत में हम पेज नंबर 106 और पेज नंबर 144 से इन 2 हिस्सों को हाईलाइट करना चाहते हैं, जो जेपीसी की मांग को मजबूत करते हैं। सेबी खुद को ही विश्वास दिलाने में असमर्थ है कि एफपीआई फंड में योगदान देने वाले अडानी से जुड़े नहीं हैं, जो हमें कम से कम 20,000 करोड़ रुपए के बहुत ही बड़े फंड के सवाल पर वापस लाता है। जब शेयरों की कीमतें 1031 रुपए से 3,859 रुपए पहुंच गई थी, तब LIC 4.8 करोड़ शेयरों की खरीद के साथ अडानी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा खरीदार था। इससे सवाल उठता है कि LIC किसके हित में काम कर रही थी। हम कमेटी के सदस्यों की प्रतिष्ठा को देखते हुए इस रिपोर्ट पर और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिवाय इसके कि इस निष्कर्ष का पहले से ही अनुमान था। साथ ही अडानी समूह को क्लीन चिट देने के लिए तमाम तरह की सीमाओं से बधी इस कमेटी की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पूरी तरह से बकवास है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मौजूदा नियमों या कानूनों का प्रथम दृष्टया के स्तर पर अडानी ग्रुप की कंपनियों में से किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं पाया गया है। बता दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट में हेरफेर के भी आरोप लगाए थे। हालांकि उस वक्त अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया था। अब कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें गौतम अडानी की कंपनी को क्लीन चिट मिली है। तो झारखंड के जामताड़ा ग्रुप के तर्ज पर काम करते हुए पूर्णिया के अमौर और कस्बा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दरमियान जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि यह ग्रुप बगैर किसी OTP के और अकाउंट होल्डर से किसी भी तरह की जानकारी शेयर किए बगैर उनके अकाउंट से रुपये उड़ा रहा था। पूर्णिया SP ने बताया कि इसके लिए ग्रुप के लोगों को अलग अलग कामों पर लगाया गया था। कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते थे और फिर उसका फिंगरप्रिंट का कॉपी कर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर आधार कार्ड के नंबर के साथ अकाउंट से रुपये उड़ाया करता था। पूर्णिया SP ने बताया कि इस ग्रुप में कई लोग शामिल हैं और बहुत जल्द पुलिस उन लोगों को भी दबोच लेगी। पूर्णिया SP आमिर जावेद ने कहा कि साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया मामला है, इससे लोग कैसे बच सकते हैं इसके लिए वे जानकारी जुटा रहे हैं। इस मामले में मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद बारिक अनवर, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मोहम्मद मसरूल, मोहम्मद सद्दाम, भोला शाह, छोटू उर्फ सायक नस्तर, मोहम्मद जलीसून हसन को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अमौर और कस्बा के आसपास के रहने वाले हैं। OTP वगैरह आती थी तब जाकर के बैंक फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता था। पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके
पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको OTP आने का भी सवाल नहीं है। ये आपको बायोमेट्रिक्स को आपको ब्रीच कर रहा था। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ाया है जिसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका OTP का भी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा। वगैरह के लिए बोरीवली में अभी 18 एकड़ जगह ली है, 2000 करोड़ की जगह है और वहाँ बहुत बड़ी जैन यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। 2000 पूज्य साधु साध्वी जीवन रहने का स्थान, आपको फेमस जगह पता होगी कोरा केंद्र जहाँ डांडिया होता है, उसी जगह में ये हो रहा है। 6.5 लाख स्क्वायर फीट हॉस्पिटल हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें लंबा सोचना जरूरी है, बड़ा सोचना जरूरी है। शिवमस्तु सर्व जगतः, जो बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा बन नहीं सकता। परमात्मा का शासन। और आखिरी में हम श्लोक बोलते हैं, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम, सभी धर्मों में प्रधान जैनम जयति शासनम। Oh shit! Bro!